मेरे माइक में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हमारे सेशन यानी कि वीक की लास्ट क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है आज, ठीक है ना। तो और हमारा चैप्टर नंबर 4 का भी आज लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 आज हम कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है हमारे पास रिप्रोडक्शन। और हमारे पास कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड, यानी कि सीड के हवाले से हमने स्टडी करने की कोशिश करी थी कि सीड किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर सीड का क्या होता है, वो जर्मिनेट कैसे करता है, बनता कहाँ पर है, ये भी सारी चीजें हमने स्टडी कर ली। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है, आज टॉपिक क्या बनता है हमारा, को बताएगा लास्ट टॉपिक क्या बनता है? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस सर। ठीक है, पिक्चर शेयर हो रही है। अच्छा, इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा, फिर इससे पहले फ्लावर, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, सीड, यानी कि फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह देखा और वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो ये भी स्टडी किया हमने। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हम ये देखते हैं कि जितने भी किस्म के फूल आपको नजर आते हैं पौधों पर, छोटे पौधे हो, बड़े पौधे हो, बहुत बड़े पौधे यानी हर्ब्स हो, शर्ब्स हो या ट्रीज हो, फसलों पर हो, ठीक है ना, क्रॉप्स पर आए फसल, फूल, या किसी दरख्त पर आए, या आपके घर में किसी ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर आए। ऑर्नामेंटल प्लांट किसे कहते हैं हम? जिनको हम अपने घरों में खूबसूरती के लिए लगाते हैं, जो फल के, जैसे गुलाब है, मोतिया है, चंबेली है, ठीक है ना, नरगिस के फूल है, रात की रानी है, इस तरह हम सारे फूल लगाते हैं, बहुत सारे, चाइना रोज है। इससे हमें फ्रूट नहीं चाहिए होता, लेकिन फ्लावर हम इससे लेते हैं कि मतलब खूबसूरती के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो फूलों की मुख्तलिफ तरतीब हमारी पौधों पर होती है, ठीक है ना। याद रखें कि पौधों पर फूल एक ही डिजाइन से नहीं आते। आप नीम का पौधा देखते हैं, आप पीपल का दरख्त देखते हैं, आप गुलाब का पौधा देखते हैं, मोतिया है, चंबेली है, ठीक है ना, और आम का दरख्त आपकी मोस्टली निगाहों में रहता है। इन तमाम पौधों पर आपको फ्लावर्स भी नजर आते हैं। कई फ्लावर आपको बड़े नजर आते हैं, कई फ्लावर आपको छोटे नजर आते हैं, कई बहुत ही छोटे होते हैं, कई दरमियाने साइज के होते हैं। ठीक हो गई बात? कई फ्लावर बेचारा अकेला उगता है, यानी कि दूर 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 अकेले अकेले। कहीं फ्लावर होता है जहां पर वो बंच में होता है, क्लस्टर में होता है, ठीक है ना, गुच्छे की फॉर्म में होता है। कुछ दिनों पहले जब हमने फ्लावर पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ डायग्राम भी शेयर की थी, और थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपको, कल परसों ही शायद मैंने आपको कुछ फ्लावर्स की अमेजिंग पिक्चर्स भी शेयर की थी, जिसके अंदर अ, ऐसा लग रहा था कि दो परिंदे भी बैठे हुए हैं, दो चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। देखा था किसी ने? याद है किसी को? फूल फूल के अंदर ऐसा लग रहा था कुछ परिंदे बैठे हुए हैं। देखा था किसी ने? बताएं। व्हाट्सएप चेक करते नहीं करते आप लोग? यस सर, करते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप में लास्ट टाइम अभी जो कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स भेजी थी, इसके अंदर ऐसी फ्लावर भेजी थी कि दो परिंदे बैठे हुए हैं, वो है फ्लावर। देखा आपने व्हाट्सएप? और उस फ्लावर की खास बात यह है कि उस फ्लावर देख लीजिएगा, व्हाट्सएप में आपके पास होगा, कल परसों ही शेयर किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो उसमें देख लीजिएगा। आपको एक बड़ी हसीन सी बात यह है कि जो वो दो फूल बने हुए हैं और उसके अंदर जो वो परिंदे से बन रहा है, ऐसा लग रहा है जो दो परिंदे बैठे हैं, चिड़िया ऐसे बैठी हैं, बड़ी व्हाइट कलर की, और पिंक कलर का शेड है उनमें। और जो उनकी चोंच बनाई गई है ना, और चोंच और गले का हिस्सा, गले का हिस्सा बना हुआ है फीमेल पार्ट कार्पल से, और जो चोंच बनी हुई है वो बनी हुई है मेल पार्ट स्टिग्मा, अपना स्टेमन से। और आई स्पॉट भी दे रखे हैं बाकायदा पूरा, यानी कि अल्लाह की बड़ी वो है कुदरत कि उसने इस तरीके से हमको उस फ्लावर के अंदर भी परिंदे की शक्ल दिखाई। और ओरिजिनल फ्लावर है, मैंने जहाँ से आया वहां से मैंने उसकी
तहकीक करी, मतलब वो बनावा नहीं है, यानी कि ओरिजिनल फ्लावर ऐसा है कि जैसे लगता है परिंदे बैठे हैं। ठीक है जनाब, अब हम पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेंसेस भी कहते हैं बहुत सारे, जरा स्पेलिंग समझ लीजिएगा, इनफ्लोरेसेंस। An inflorescence can be defined as a shoot system. Shoot system किसे कहते हैं हम? एक होता है रूट जमीन के अंदर, शूट जमीन से बाहर, यानी स्टेम के ऊपर ब्रांचेस का आना, ये शूट सिस्टम कहलाता है। अब आप देखते हैं कि हर पौधे की शूट सिस्टम अलग होती है, किसी में एक साथ गुच्छे से निकल रही होती है, कहीं पर गैप होता है, कहीं बड़ी सेटिंग से ब्रांचेस निकल रही होती है, कहीं गुच्छे से ब्रांचेस निकल रही होती है। जैसे आप गुलाब को देखें तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मोतियों को देखें तो बहुत ही सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सदाबहार या सनोबर की दरख्त को देखें तो वो दरख्त बिल्कुल सीधा जाता है, फिर चारों तरफ ब्रांचेज हैं, फिर दरख्त ऊपर जाता है, फिर चारों तरफ ब्रांचेज हैं, उसकी एक अपना स्टाइल। तो क्या कर रहा है, शूट सिस्टम, यानी किस तरीके से स्टेम में से ब्रांचेज निकलती हैं, विच सर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। जाहिर सी बात है, जब भी कोई ब्रांच निकलती है उसको अल्टीमेटली एंड पर उसके फ्लावर ही आता है, या उसके पत्तों के ऊपर एंड पर फ्लावर हमेशा टिप पर आता है, ठीक है ना, आखिरी पोर्शन पर आएगा ब्रांच के, या ट्विग्स यानी ब्रांच की फर्दर ब्रांच के, सब ब्रांच के एंड पे आता है। फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर एंड विच इज द मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। मॉडिफाइड मतलब अकॉर्डिंगली जो है ना वो मॉडिफाई करता है। देखो मैं एक और आपका बंदा आया, रुखसार सुमर हमारे पास है क्लास में क्या, बताइएगा जरा मुझको। नहीं, ठीक है बेटा। तो हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द, अच्छा, द इनफ्लोरेसेंस form and position is important in the routine identification as well as in the determination of the phylogenetic relationship। यानी कि फूल जो होता है, फूल की जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ द फूल इज नोन एज, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। बहुत आसान सी बात, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द प्लांट दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। मुझे भी फर्स्ट ईयर के, मैंने क्लास खत्म की माशाल्लाह से, 4-5 बच्चों ने फौरन अपना रफ वर्क मुझे सेंड किया है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप लोग भी जो सुन रहे हैं जैसा भी लिख सकते हैं, गलत लिखें सही लिखें, याद रखें मेरा बच्चा, लिखने की आदत डालें और सुन के लिखने की आदत डालें, क्योंकि आप जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में कदम रखेंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टीचर कंसर्न भी नहीं करेगा आपसे कि आप पढ़ रहे हैं, हमारी बला से पढ़ते हैं पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ें। आप डायग्राम बनाते हैं, आप मॉडल्स बनाते हैं, आप रिटन करते हैं, आप थ्योरी लिखते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, टीचर को इससे कोई गर्ज नहीं है, दूर दूर तक याद रखें। अगर आपके अंदर पढ़ने की गर्ज जाग गई तो आप पढ़ेंगे, नई गर्ज जागी तो यूनिवर्सिटी जाके आप मजीद बेकार होंगे, बल्कि और खराब हो सकता है। तो अभी जैसे हमारे साथ नवेद साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है ना, माशाल्लाह, मतलब कराची यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन करते हैं नवेद हुसैन साहब, ठीक है ना। ये मेरी बात की तायद करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर कंसर्न्स नहीं करते हैं, यानी कि स्टूडेंट ही होता है, वो क्लास अरेंज करवा रहा होता है, वही जा रहा होता है, टाइम टेबल बना हुआ होता है, लेकिन टीचर को लाना, क्लास अरेंज करवाना सीआर का है, 4-5 बच्चों का काम होता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही पढ़ रहे होते हैं, जो नहीं पढ़ रहे होते हैं। सही बात है सर। हाँ नवीन साहब, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा यूनिवर्सिटी का, शाबाश, इसी हवाले से। हाँ नवीन भाई, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें यूनिवर्सिटी के हवाले से कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस किस तरीके से होती हैं, क्या होती हैं, कोई कंसर्न करता है टीचर का, या स्टूडेंट जो चाहता है वो पढ़ सकता है, बाकी नहीं जी पढ़ सर, तमाम चीजें खुद करने पड़ता है यूनिवर्सिटी में, टीचर सकता। जस्ट बताता है बस। जी सर, आवाज नहीं आ रही है? जी जी बहुत अच्छी आ रही है, फरमाइए। बताएं और बात शेयर करें कि आपका, अच्छा, आपको रेगुलरिटी के ऊपर वो कहते हैं कि जनाब कल क्यों नहीं आए अच्छा थे? हाँ सर, यूनिवर्सिटी में तमाम चीजें खुद करने पड़ती है, जैसे आपने बता दिया। टीचर का सिर्फ टीचर का जो होता है वो सर लेक्चर देना होता है, तमाम चीजें खुद करने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है। टीचर कभी आपसे पूछता है कि कौन सा नोट्स बनाए, क्या बनाया? सर पूछते हैं, लेकिन बनाने खुद पड़ते हैं स्टूडेंट को, तमाम चीजें, हर चीज। अब भाई अगर आप ना बनाए तो वो आपसे कुछ कहते हैं कि क्यों नहीं बनाया, क्या नहीं किया, किस तरह की, नहीं नहीं सर, ये नहीं सर, ये तो नहीं कहते, है बस ना। टीचर तो आगे पढ़ाना होता है सर। हाँ अच्छा, आप क्लासेस अटेंड नहीं करते तो जो एक आध बच्चा, अच्छा बच्चे हैं उससे तो पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत से जी बच्चे सर।
टीचर कंसर्न करते हैं? जी सर, बहुत से जो होते हैं वो स्टूडेंट्स गाइड कर रहे होते हैं सवाल से, लेकिन टीचर के पास इतना टाइम होता नहीं और वो करता भी नहीं टीचर ये ना। बात उन्होंने अच्छी कही कि टीचर के पास में टाइम ही नहीं होता। तो बेटा मेरा बच्चा याद रखें जी सारे, सर। देखें अच्छा है नवेद भाई हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हैं और देखें वो वाजे तौर पे आपको यूनिवर्सिटी का हाल बता रहे हैं। मतलब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप में से जिसके अंदर इल्म हासिल करने का शौक चढ़ गया बस वही आगे कामयाब होगा, क्योंकि अब आपके पेरेंट्स ने भी आपको बिल्कुल सर। समझा लिया, बच्चों ने भी, वालिदैन ने भी समझा लिया, गार्जियंस ने भी समझा लिया, मैट्रिक तक और इंटर तक टीचर्स ने भी आपके पीछे तक दौड़ कर ली। इसके बाद यूनिवर्सिटी जाके यू आर ऑल इन ऑल, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएंगे अपने आप को, कोई आपकी फिक्र नहीं करेगा। पेरेंट्स शायद फिर भी कर लें लेकिन टीचर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आप एक बड़ी अच्छी क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लें, वो क्वालिटी क्या है कि आपको सुन के लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जैसे नवेद भाई ने भी बताया कि आप टीचर खड़ा हुआ सिर्फ लेक्चर दे रहा होता है तेजी के साथ बोर्ड्स के ऊपर, कुछ स्केचेस बनाता है, 2-4 वर्डिंग लिखता है, एक आध जुमला लिख देता है, उसके बाद सारा लेक्चर उनका जबानी कलामी होता है या प्रोजेक्टर या पिक्चर्स के ऊपर होता है। तो अगर आपके अंदर लिखने की आदत है, जैसे माशाल्लाह से बॉयज के अंदर मैं देख रहा हूँ ये जबरदस्त है कि वो फौरन हमको आने के उसी वक्त लेक्चर और ज्यादा पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी चारों चीजें इंप्रूव होंगी जो आपकी टॉफिल में होती है ना, या फिर हम आइल्स करते हैं, क्या लिसनिंग पावर, राइटिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर और फिर स्पीकिंग पावर। ठीक है ना? रीडिंग, रीडिंग तो खैर होती है आप लोगों की वैसी भी अच्छी होती है मोस्टली, तो लिसनिंग राइटिंग जिसकी अच्छी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग बंदा होता है। जब जिसकी लिसनिंग अच्छी होती है उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो लिखें उन पॉइंट्स को, अभी से कोशिश कर लें, क्योंकि अब आपके पास लास्ट फर्स्ट ईयर इंटर के साल है, इसमें आपने आपको जो बना लिया यूनिवर्सिटी में जाके वही काम आएगा। चलें जनाब, इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। नीचे लिखा हुआ है जनाब, डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक ग्रुप रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक किसे कहते हैं कि जब हम पौधों की क्लासिफिकेशन करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा फ्लावर, कौन सा पौधा किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो उसकी हम पूरी एक की बनाते हैं, सॉल्यूशन की बनाते हैं। तो हम फ्लावर की अरेंजमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि फ्लावर टर्मिनल है, डाउन है, बॉटम पर है, मिड में है, किधर है, क्लस्टर फॉर्म में है, सॉलिटरी फॉर्म में है, अकेला है, यानी कि फ्लावर बहुत ज्यादा उसके अंदर अपनी अहमियत का किरदार करता है। तो इस स्लाइड में हम क्या समझे हैं कि फ्लावर की अरेंजमेंट को हम इन्फ्लुएंस करते हैं और फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है पौधे की क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है, कि उसकी आइडेंटिफिकेशन में कि इसकी फैमिली कौन सी है, क्या है, क्या है, किस तरह। अच्छा, अब ये जो आपके सामने पिक्चर शेयर हो रही है, इस पे इन्फ्लोरेसेंस लिखा हुआ है। An inflorescence may be defined as a cluster of the flower। वही बात कि फूलों के बंच को जो हम कह देते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, उसकी तरतीब जो होती है पौधे के ऊपर। All flowers arising from the main stem axis or the peduncle। देखें लफ्ज ये peduncle याद रखें। peduncle इसको क्यों कहते हैं, देखिए ये लिखा हुआ, ये जो मेन ब्रांच जा रही है दैट इज अ peduncle। ये मैं आगे लफ्ज दोबारा यूज करूंगा जब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस की टाइप पढ़ाऊंगा, तो जरा दिमाग में रखिएगा। peduncle, inflorescence, arrangement of the flower। कह रहा है कि मेन चीज है peduncle, फ्लावर अराइजिंग फ्रॉम द मेन स्टेम एक्सिस इज नोन एज अ peduncle। ये रहा। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि जो सर्किल है, ब्लैक डॉट, ब्लैक सर्किल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लावर। ठीक होगी बात? ठीक है कि फ्लावर जो है ये रहा, और दूसरी जो डंडी है बारीक सी, इसको लिखा हुआ है पेडिसल, यानी कि स्टॉक ऑफ द फ्लावर, यानी कि वो डंडी जिससे फूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उस फूल के नीचे लिखा हुआ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो जहाँ क्लस्टर्स फॉर्म के अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, उनके नीचे एक और झिल्ली होती है जो उस पूरे क्लस्टर को अपने अंदर कंटेन करती है, उसको ब्रैक्ट कह देते हैं। तो जो झिल्ली होती है जिसके सारे फ्लावर उसके अंदर रखे होते हैं। क्लस्टर ऑफ द ब्रैक्ट्स कॉल्ड एन इनवॉल्यूकर, यानी कि ये एक ब्रैक्ट लिखा हुआ है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और चारों तरफ घूमे होंगे, उन सबको क्या कहते हैं, इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर पूरा क्या करता है, एक झिल्ली बना लेता है इस तरीके से और अपने बीच में फ्लावर्स रखता है बहुत सारे। 12 यहाँ हमने क्या समझा है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करी है। क्या
कि पहली बात तो ये कि फ्लावर को सर्किल से शो किया जाता है। जब भी साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन का लफ्ज आता है कि आप पौधे की साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन करके दिखाएं, तो साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन के अंदर पौधों की शक्ल नहीं बनाई जाती, पत्ता नहीं बनाया जाता, फ्लावर नहीं बनाया जाता, उनको सैंपल से बताया जाता है, उनके सैंपल। तो जो सर्किल है और फिल्ड सर्किल, ब्लैक सर्किल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लावर। बारीक सी डंडी इज रिप्रेजेंटिंग द पेडिसल। इसी तरह ब्रैक्ट के लिए इस तरह का साइन जो आपके सामने नजर आ रहा है, और पेडेंकल तो मैन डंडी है ही। तो हमें पता लगा इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेडेंकल जरूरी होता है, ब्रैक्ट जरूरी होता है, फ्लावर की डंडी जरूरी थी, और खुद फ्लावर ये इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आता है। यानी कि स्टेम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर शामिल नहीं होता, स्टेम शामिल नहीं होता। हाँ, फ्लावर की मेन डंडी जिसे पेडेंकल कहते हैं, फिर उसके नीचे ब्रैक्ट, फिर उसके पेडिसल, उसकी डंडी, फ्लावर की अपनी डंडी, और फिर फ्लावर। ये चीजें हमें पता लगी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर शामिल होती है। ठीक है, अब हम कुछ दो टाइप्स, इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप पढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की दो बड़ी मेन टाइप्स हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस एंड साइमोस। फूलों की अरेंजमेंट बहुत सारी है, लेकिन साइंटिस्ट ने उनको स्टडी करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और फिर रेसिमोस और साइमोस की अपनी अपनी जो है इन्फ्लोरेसेंस की काइंड्स है। लेकिन बेसिकली बता रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस दो हिस्सों में डिवाइड है, दो तरह के से। पहला नाम है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कैसे? इसका पहला कैरेक्टर, द मैन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मैन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मैं आपको पिछले डायग्राम पे लेके चलता हूँ। क्या कह रहा है कि अच्छा किसी पौधे की मैन एक्सिस किसे कहते हैं? जो पौधे का मैन स्टेम है। यानी कि क्या कह रहा है कि फ्लावर, पौधे का मैन स्टेम ग्रो करता रहेगा और पौधा बहुत लंबा होता चला जाएगा, और कभी भी उसकी टिप पर फ्लावर नहीं आएगा। समझा रही बात? कि फ्लावर पौधा स्टेम इंक्रीज होता चला जाएगा और उसकी टिप पर फ्लावर नहीं आएगा। द मैन स्टेम इज कंटिन्यूसली टू ग्रो। जबकि साइमोस में क्या है? द मैन एक्सिस, जो मैन स्टेम है, टर्मिनेट इन अ फ्लावर। क्या कह रहा है कि जैसे पौधा निकलेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, 2, 4, 6 फीट का, और उसके मेन स्टेम के ऊपर फ्लावर आ जाएगा, फिर उसकी हाइट निकलना बंद हो जाएगी, वो सिर्फ लेटरल ब्रांचेस अपने अतराफ में निकालेगा। ये बात होगी साइमोस की। रेसिमोस में क्या आ रहा है कि मेन स्टेम कंटिन्यूसली ग्रो और बहुत टॉल हाइट तक जाता रहेगा। ठीक है जनाब। अब मेरा आपसे सवाल है, इसका मतलब ये हुआ कि पौधे का साइज किस में ज्यादा होगा, रेसिमोस में या साइमोस में? जल्दी बताएं। रेसिमोस में सर। रेसिमोस में ज्यादा होगा, क्योंकि मैन स्टेम इनका ग्रो करता रहता है और उसके ऊपर फ्लावर नहीं आता, और साइमोस के अंदर आ जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स, वो जो टॉल हार्टेड ट्रीज है नॉर्दर्न में, उनके अंदर कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस या रेसिमोस? सर जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर्स ही नहीं होते। हाँ भाई, बात सही है सब गौतम साहब की। सर बाकी ये भी बताएं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। क्या होती है इसमें? रेसिमोस इन्फ्लोरेस। रेसिमोस। और भी कोई बताए? शाबाश मदर साहब, नवेद भाई, नवेद साहब। सर रेसिमोस। रेसिमोस। बाबा सबसे पहले गौतम ने आंसर दिया और सही दिया। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर ही नहीं होता मेरे बच्चा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स हैं। इसी तरीके से आप गड़बड़ कर जाते हैं कि आपने कहा सर हम तो बिल्कुल एमसीक्यू सही लिख के आए थे और गलत हो गया। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली चलना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए पहले। तो जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर होते ही नहीं, जब फ्लावर नहीं होते तो उसमें ना रेसिमोस होगी ना साइमोस होगी। हम बात ही सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की कर रहे हैं। ठीक है भाई। और फ्लावरिंग प्लांट्स की दो कंडीशन हो गई, टॉल हाइटेड प्लांट्स एंड शॉर्ट हाइटेड प्लांट। यानी अगर मैं पूछूं गुलाब में कौन सी होगी, तो कौन सी होगी बताएं? रोज में कौन सी होगी, रेसिमोस साइमोस? सर साइमोस। साइमोस। साइमोस होगी। जी गौतम। साइमोस सर। शाबाश। क्यों होगी? क्योंकि गुलाब का पौधा को इतना टॉल हाइटेड नहीं है, 2, 4, 6 फीट का होता है, ज्यादा का नहीं होता।
लेकिन अगर मैं पूछूं आम का पौधा, मैं पूछूं अगर सेब, मैं पूछूं अमरूद या पीपल का दरख्त या बरगद का दरख्त या बड़ का दरख्त, ठीक है ना, तो सनोबर का दरख्त, तो उसके अंदर जब मैं लफ्ज दरख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यकीनन उसका मेन एक्सिस बहुत बड़ा है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप टेक्निकली पढ़ लेंगे चीजों को तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपने भले आपने तैयारी के दरमियान नहीं पढ़े हो, लेकिन आपके सामने जब आएगा तो आप उसको सोच समझ के हल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। जाहिर सी बात है, जब उसका मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करेगा तो उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, यानी उसका हाइट कहीं रुकेगी नहीं 10, 20, 40, 50, और उसको एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी मिले तो ग्रो करता रहेगा। लेकिन एक जगह पर आकर उसकी ग्रोथ स्लो बहुत हो जाएगी, यानी जैसे कि आम का पौधा अगर 50 फीट पे पहुंच गया तो उसके बाद वो 50 से 51 फीट हो सकता है 2-3 साल में जाए, लेकिन हल्के हल्के करता रहेगा, इसलिए उसका नाम लिख दिया अनलिमिटेड। जबकि साइमोस में ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। जाहिर सी बात है, जो हमारा रेसिमोस साइमोस है, जो हमारे गुलाब है, मोतिया है, चंबेली है, ये एक हाइट पर आकर रुक जाते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते, चाहे भले कितनी अच्छी जमीन में लगा दें इनको आप। ओके हो गई बात, आगे चलते हैं जनाब। ये अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। जहां लिखा हुआ है साइमस में, द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन बेसिपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल और बेसिपिटल सक्सेशन में क्या फर्क है? एक्रोपिटल सक्सेशन किसे कहते हैं कि जो बंच ऑफ द फ्लावर है, यानी कि एक साथ 20 कलियां निकल गई हैं, और समझिएगा 20 कलियों में कुछ कलियां ऊपर है, कुछ कलियां नीचे है, तो क्या कह रहा है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल फ्लावर मतलब पहले ऊपर वाले फ्लावर खिलेंगे, फिर नीचे वाले फ्लावर खिलेंगे। एक ही बंच की बात कर रहा है, एक ही ब्रांच की बात कर रहा है, एक ब्रांच में जो फ्लावर हो रहा है, तो उन फ्लावर्स के अंदर पहले ऊपर वाले फ्लावर खिलेंगे एक्रोपिटल में और फिर नीचे वाले। जबकि साइमोस के अंदर फ्लावर आर बोर्न इन द बेसिपिटल, बेस से लफ्ज निकला है, यानी कि बंच के अंदर पहले नीचे वाले खिलेंगे और बाद में ऊपर वाले फ्लावर खिलेंगे। ठीक हो गई बात? यानी अगर आपने एक पौधे को देखा जिसके अंदर बंच में बहुत सारी कलियां हैं, कलियां, लेकिन आपने देखा कि उसके नीचे वाले फ्लावर खिल चुके हैं, ऊपर वाले फ्लावर अभी नहीं खिले, तो वो साइमोस कहलाएगा। लेकिन आपने एक और पौधे में देखा कि जिसका आपने बंच में फ्लावर में देखा कि ऊपर वाले तो खिल चुके हैं, नीचे वाले नहीं खिले, तो वो हमारे पास किस में चला जाएगा, रेसिमोस में चला जाएगा। अंडरस्टैंड होगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर इज लेस कॉमन, यानी कि साइमोस के अंदर, रेसिमोस के अंदर, रेसिमोस जिसका पेडिंकल बड़ा है, ट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको बंच बहुत कम मिलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर बहुत कम है, यानी क्लस्टर में बहुत कम मिलेंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े गुच्छे नहीं होते, 1, 2, 4, 6 एक साथ, या हो सकता है एक ही फ्लावर हो। एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन अ ग्रुप इज द सेंट्रीपिटल, वो तो उसने बता ही दिया कि सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्री एक्रोपिटल और फिर सेंट्रीपिटल, यानी कि सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रली फ्लावर ऑन होगा और बाद में बाहर वाले फ्लावर ऑन होंगे सेंटर से, यानी कि अगर बंच उसका ऐसे है, वो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो पहले सेंटर वाले खिलेंगे, बाद में बाहर वाले फ्लावर खिलेंगे, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। दूसरी तरफ लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होंगे, पहले बाहर वाले खिलेंगे और फिर सेंटर वाले खिलने शुरू होंगे बंच के अंदर। ठीक है, और साइमोस ने बता दी क्या है कि द ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर इज मोर कॉमन। आप देखें कि जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि आप नर्सरी में जाते हैं और जहाँ हर्ब और शर्ब, बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल जो हमारे घरों में खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं, खूबसूरती के लिए पौधे लगाए जाते हैं, गार्डन्स में लगाए जाते हैं, उनके अंदर आप देखें आपको क्लस्टर ऑफ द फ्लावरिंग बहुत मिलेगी, यानी छोटे छोटे और बहुत सारे फ्लावर ग्रुपिंग बहुत मिलेगी। जबकि रेसिमोस के अंदर आपको ग्रुपिंग नहीं मिलती, रेसिमोस में ग्रुपिंग नहीं होती, कम होती है, साइमोस में ग्रुपिंग ज्यादा होती है। ओके होगी बात? इस तरीके से ये हमने 3-4 डिफरेंस पढ़े, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मजीद आप इसके स्टडीज करते रहिएगा, आगे भी हम देख। अच्छा चलें, अब कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस की कुछ हम क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने इन्फ्लुएंस की टाइप आ गई। स्पाइक पहली कौन सी है, स्पाइक। स्पाइक के अंदर आप जरा गौर से देखें, ये जो सर्किल है ये सारे फ्लावर हैं, तो आपको पता है, और जो ये मेन डंडी जा रही है ये पेडंकल है, ये भी आपको समझ में आ गई बात।
ठीक है, और जो हर फ्लावर के नीचे एक छोटी सी चोंच निकल रही है, ये चोंच निकल रही है, दैट इज अ ब्रैक्ट, दैट इज अ ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है तो बात। स्पाइक फ्लावर की, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की हम कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या क्या है। स्पाइक क्या कह रहा है जनाब, फ्लावर जो है वो सेसाइल है। सेसाइल फ्लावर किसे कहते हैं, जरा लिख लें इस बात को, SESSILE, सेसाइल। सेसाइल किसे कहते हैं, ऐसा फ्लावर जिसका स्टॉक हो ही ना, डंडी हो ही ना, जो डायरेक्ट अपने स्टेम से जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, यानी कि फ्लावर विदाउट पेडिंकल। ये मैं देखना चाहता हूं आपके वर्क में लफ्ज कि फ्लावर विदाउट पेडिंकल, दैट इज नोन एज द सेसाइल फ्लावर, यानी कि फ्लावर डायरेक्ट अपने स्टेम से जुड़ा हुआ। ठीक है ना, और जब स्टेम से जुड़ा हुआ हो और आमने सामने है, अल्टरनेट है, देखें अल्टरनेट, इधर लेफ्ट वे फ्लावर है, राइट वे फ्लावर है, लेफ्ट वे फ्लावर है, राइट वे फ्लावर, इसे कहते हैं अपोजिट। अल्टरनेट नहीं, अपोजिट, अपोजिट है कि आमने सामने अपोजिट है। तो स्पाइक में क्या पता लगा, फ्लावर जो है हमारे पास सेसाइल है, पेडिंकल एब्सेंट है, अपने स्टेम से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सी है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इस फ्लावर में कौन से पौधों में कौन सी होती है, कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। अच्छा, अब आ गए हमारे पास रेसीम, यानी कि रेसीमोस जिसे हम कह रहे थे, और साइमोस। ठीक है ना, ये सब की सब रेसीमोस के हैं। कैसे पता लगा है सब रेसीमोस के हैं, जल्दी से बताएं। नहीं बताएं, ये रेसीमोस है या साइमोस है? सर रेसिमस सर, क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा है। और से देख के बताएं। छोटे छोटे फूल लग रहे हैं और उसमें बहुत सारे फूल हैं, उसमें फूल नहीं है, टिप्पर फूल नहीं होता और इसमें टिप्पर फूल है। फूल तो सब में ही है। सर रेसिमोस है। रेसिमोस, साइमोस, चले ठीक है। देखिए इन सब के ऊपर मेन स्टेम के ऊपर यहाँ फ्लावर आ रहा है, सब पे फ्लावर आ रहा है टिप पर, जो टिप पर फ्लावर आ रहा है, टिप पर फ्लावर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास साइमोस की। जी सर। साइमोस। अच्छा चले ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो रेसिम, और अच्छा ये लिखा हुआ देखें पेडिंकल, ये मेन इसका स्टेम पेडिंकल। यहाँ इन्होंने आपको जो है ना थोड़ी सी आपके जो बुक के अंदर है, जैसे आपकी बुक में स्पाइक दे रखी है, और दूसरी चले इसको देखते हैं, कोरियम, CORYMB, ये सब की सब साइमोस कंडीशन है। ठीक है ना जनाब, क्योंकि इन सब के हेड पे फ्लावर बहुत तेजी के साथ आ जाता है, यानी कि रोक रहा है, तो इनकी ज्यादा बड़ी हाइट फ्लावर प्लांट की नहीं होगी। कोरियम कैसे कहते हैं जनाब, कोरियम गौर से समझिएगा कि फ्लावर आर अरेंज इनटू द स्ट्रेट प्लेन, फ्लावर सारे स्ट्रेट प्लेन पर हैं और स्ट्रेट प्लेन के ऊपर, लेकिन जो इनका पेडिसल है, नजर आ रहा है ना पेडिसल, सबका पेडिसल अनइक्वल लेंथ का है, यानी कि फ्लावर आर अरेंज इनटू द इक्वल प्लेन, स्ट्रेट प्लेन, जो भी आप लफ्ज लिख लें, और उनका जो पेडिसल है वो अनइक्वल लेंथ का है। अनइक्वल लेंथ में हम लिख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट हैज द लॉन्गेस्ट पेडिसल, बाहर वाले का सबसे लंबा पेडिसल है और अंदर वाले का सबसे छोटा पेडिसल है। द आउटर मोस्ट हैज द लॉन्गेस्ट पेडिसल, द इनर मोस्ट हैज द स्मॉलेस्ट पेडिसल। दिस कंडीशन इज नोन एज कोरियम। दूसरी आ गई इसकी बिल्कुल उदाहरण है अंबल। अंबल किसे कहते हैं जनाब, कह रहा है कि अ फ्लावर अरेंज इनटू अ सर्किल फॉर्म, ऐसे बिल्कुल राउंड में होता है, उन्होंने आधा दिखाया है, ये बिल्कुल ऐसे सर्किल फॉर्म में होता है। द फ्लावर अरेंज इनटू अ सर्किल फॉर्म एंड ऑन अ मेन एक्सिस, पेडंकल के ऊपर, पेडंकल के ऊपर फ्लावर अरेंज इनटू द सर्किल फॉर्म, और एंड द ऑल पेडिसल्स, ऑल स्टॉक्स लेंथ, जितनी भी स्टॉक है फ्लावर के, दे आर ऑल द इक्वल लेंथ, इन सब की लेंथ बराबर है। देख रहे हैं ना, इन सब की लेंथ बराबर है। अच्छा एक और भी डिफरेंस है कोरियम और अंबल में, कि कोरियम में जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर निकल रहा है उस मुख्तलिफ पॉइंट से निकल रहा है, डिफरेंट ओरिजिन है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकलता है, अल्टरनेट ओरिजिन है।
जबकि अंबल के अंदर तमाम स्टॉक ऑफ द फ्लावर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये एक ही जगह से निकल रहे हैं सारे। तो अंबल में और कोरियम में अक्सर डिफरेंशिएशन आता है। राइट डाउन द डिफरेंशिएशन बिटवीन अंबल एंड कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा, इसमें दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास 6 मिनट रह गए, मुझे आगे भी आपको थोड़ी सी बतानी। कैटकिन, ये आ जाइए जनाब, CAT कैट CIN किन। कैटकिन कहते हैं क्लस्टर को, बंच और फ्लोरेट यानी कि वो गुच्छे के अंदर जो है अपनी एक कंडीशन बनाता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आगे में आपको और भी अच्छी डायग्राम्स है, जैसे मैं आपको शेयर कर दूं। हाँ। देखिए ये लिखिए यूनिपेरस, ये आपकी बुक में अंदर है, UNIPARUS, यूनिपेरस। अच्छा यूनिपेरस किसे कहते हैं? एक होती है यूनिपेरस, एक होती है बायपेरस, गौर समझिएगा। अब देखें ये मैन पेडेंकल निकला और जाके इसके ऊपर फ्लावर आ गया, तो पता लगा जनाब ये रेसिमोस नहीं है, ये साइम है। ठीक है, क्योंकि मैन स्टेम पे फ्लावर आ गया और इसकी ब्रांचेस सिर्फ वन साइडेड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड पे इसकी कोई आपको फ्लावरिंग ब्रांच नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, जब नहीं आ रही तो ये क्या हो गया? यूनिपेरासाइम हो गया। और जो यूनिपेरासाइम मतलब सिर्फ वन साइडेड ब्रांचेस है। अगर दोनों साइड ब्रांच, जैसे कि ये आपके सामने अंबल नजर आ रहा है ना, ये अंबल, ये बायपेरस है। बायपेरस मतलब इसके राइट हैंड साइड पर भी ब्रांचेस है और इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ब्रांचेस है। तो यूनिपेरस साइम एंड बायपेरस साइम। ठीक है जनाब, साइम क्यों नाम दिया जा रहा है इनको? क्योंकि इनके ऊपर मैन स्टॉक फ्लावर आ रहा है, इसलिए ये छोटे प्लांट है, यानी कि इनकी कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करते। कैपिच्यूलम, कैपिच्यूलम किसे कहते हैं जनाब? जैसे आपके पास फ्लोरेट होता है, जैसे कि आपके पास सनफ्लावर होता है, उस वो सनफ्लावर याद रखें एक फूल नहीं है, सनफ्लावर इटसेल्फ द वेरियस फ्लावर्स। सनफ्लावर जो एक फूल हम देख रहे होते हैं, बेसिकली वो खुद एक बहुत बड़ी इन्फ्लोरेसेंस है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लोरेट, फ्लोरेट मतलब बहुत सारे छोटे 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 फूल लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से वो पूरा फूल बनता है। उसकी फिर पत्तियां अरेंजमेंट होने के बाद वो फिर एक बड़ा फूल नजर आता है हमको। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैपिच्यूलम, जो हमारे पास उसमें मिलती है। देखें ये लिखी हुई बायपेरासाइम, स्पाइक आप पढ़ चुके हैं, स्पाइक हम देख चुके हैं, ये है बायपेरासाइम। ये ऊपर लिखा है यूनिपेरासाइम, नीचे लिखा है आपके पास बायपेरासाइम। ये बायपेरस के अंदर देखिए क्या हुआ, स्टेम गया, स्टेम सून स्टॉप विद द फ्लावर, इसके राइट हैंड पे भी ब्रांच निकली, लेफ्ट में भी निकली, जबकि इस पे सिर्फ एक साइड निकली, या तो राइट निकलेगी या लेफ्ट निकलेगी, लेकिन यूनिपेरस वन साइड, बायपेरस बोथ साइड, और उनके ऊपर फ्लावर आने जाएंगे। कोरियम हम देख चुके हैं कि फ्लावर सारे स्ट्रेट लेंथ पर है, लेकिन इनके जो पेडिसल है वो मुख्तलिफ लेंथ के हैं। ठीक है, और मैंने स्टेम से अटैच है। स्पेडेक्स, स्पेडेक्स हमारे पास जो आती है वो बनाना के अंदर भी आ जाती है, केला। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अरेंजमेंट होती है केले की, एक बीच के अंदर सॉलिड वो होता है और साइड में उसके ऊपर बनाना लगे हुए होते हैं, केला लगे हुए होते हैं साथ। ठीक है जनाब, इस तरह की ब्रांचेस आपको मैं और कुछ, ये भी एक बहुत बड़ी डिटेल डायग्राम है लेकिन क्लियर नहीं है, मैं क्लियर डायग्राम्स को शो करूँ। देखिए ये और आ गया आपके पास। ठीक है, स्पाइक, रेसिन, कोरियम, अंबल। अब देखिए कोरियम अंबल को आप जरा खुद ही नोट कर सकते हैं, फ्लोरेट, साइम, पेनिकल, ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, स्पेडेक्स ये आ गई जो भी हमने केले की पढ़ी ना। ठीक है, और दूसरा कंपोजिट, जो भी हमने सनफ्लावर की देखी पीछे, कंपोजिट मतलब बहुत सारे, देखिए बिल्कुल ऐसी बनी हुई थी ना ये, वहां पर डायग्राम बिल्कुल हाथ से बना, यहाँ पर फ्लावर के साथ दिखाई है। तो डिस्क फ्लोरेट ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डिस्क फ्लोरेट और ये लिखा हुआ रे फ्लोरेट। हमारे सनफ्लावर में दो फ्लोरेट होती है, डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट कौन सी होता है? जो सेंटर के अंदर बहुत सारे उसके अंदर स्टिग्मा और मेल पार्ट लगे हुए होते हैं। रे फ्लोरेट जो उसकी पत्तियां होती हैं। तो ये दो इन्फ्लोरेसेंस मिलती हैं, फिर जाके कहीं पर कंपोजिट बनती है, और जो सनफ्लावर है वो खुद एक बहुत बड़ी इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, और डायग्राम देखते हैं, आपको बातें इजी होंगी। देखिए ये आ गई। अच्छा, एक ये लिखा हुआ सोलेटरी, सोलेटरी किसे कहते हैं? यानी कि एक ब्रांच में एक फ्लावर, बड़ा वाजे सा फ्लावर हो, सोलेटरी, प्रोमिनेंट हो, एक ही फ्लावर हो लेकिन नजर आ रहा हो। रेसिम आप देख चुके हैं, स्पाइक आप देख चुके हैं, कोरियम आप देख चुके हैं,
अम्बलम हो चुके हैं, कैपिचुलम जो हमने बात करी एक साथ एक स्ट्रेट पे, और एक पूरे, और उनका देखिए कैपिचुलम में जरा गौर कीजिएगा, क्या इन फ्लावर का पेडिसल है? नहीं है। इसका मतलब पता लगा कि कैपिचुलम में फ्लावर के अंदर जो है पेडिसल नहीं होता। पेनिकल मतलब बोथ साइड, बाइपेरस की कंडीशन है ये। साइम वन साइड, यूनिपेरस साइम और बाइपेरस साइम, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा आप देखिए कुछ फ्लावर के साथ आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है कि जैसे डायग्रामेटिक मोनोचेजियल, मोनोचेजियल और यूनिपेरसाइम एक ही बात होती है। मोनो मतलब वन, यूनि मतलब वन। तो मोनोचेजियल मतलब ऐसा फ्लावर जिनकी एक साइड ब्रांचेस निकलती है, उसे मोनोचेजियल कहते हैं। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इसके, एक और मोनोचेजियल साइम। ठीक है ना। डी, ये भी क्या है? डायग्रामेटिक मोनोचेजियल। डायग्रामेटिक कंपाउंड चेजियल, कंपाउंड चेजियल मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ, यानी बाय चेजियल भी कहलाता है, बाइपेरस भी कहलाता है, कंपाउंड चेजियल भी कहलाता है। ठीक है ना। डाई चेजियल भी कहलाता है। डाई मतलब टू, चेजियल मतलब ब्रांचेस। देखें यहाँ लेफ्ट राइट दोनों जगह ब्रांचेस नजर आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से नीचे आप आ जाइए तो डायग्रामेटिक ऑफ द पॉलीचेजियल, पॉलीचेजियल मतलब लेफ्ट राइट टॉप डाउन, यानी कि एक ब्रांच निकलेगी ना, उसके अंदर से मजीद और ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जबकि यहाँ देखें एक ही निकल रही है, यहाँ भी एक निकल रही है, यहाँ भी लेफ्ट राइट पे एक निकल रही है। नीचे देखिए पॉली में क्या कर रहा है, एक निकलने के बाद उसके अंदर से दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये एक निकलने के बाद उसमें से दूसरी, ये तीसरी, यानी ब्रांचेस में ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि हाउ द प्लांट्स आर वर्किंग, यानी कि फ्लावर किस तरीके से उस पर अरेंजमेंट हो रहा है, और इन्हीं अरेंजमेंट के ऊपर हम उनको क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस।